हेलो नमस्कार छात्र। आज आपकी बेसिक टॉपिक कोशिका फिर से मैं पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिकली चीज़ की समझाई हुई थी, जिसमें सबसे पहले मैंने समझाया था कोशिका यानी कि सेल। सेल का इंग्लिश नाम यानी कोशिका का इंग्लिश नाम सेल होता है। और इनका जो अगर हम बायोलॉजी में अगर पढ़ते हैं तो ये हो जाता है बायोलॉजी का अगर साइटो हो जाती है। बायोलॉजी का अगर इनका मैं बायोलॉजी में इनको अगर पढ़ते हैं तो ये हमारा जो आता है साइटो, और इनका अध्ययन अगर करते हैं तो वो हो जाता है हमारा साइटोलॉजी। इस प्रकार से मैंने कुछ वीडियो बनाया हुआ है जो पार्ट 1 में आपको मिल जाएगी। आप वहां जाकर बेसिकली बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन हम आपको नॉर्मली तौर पे आपको समझाते हैं कि हमने जो चीज उसके रिवाइज कर लेते हैं। तो कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत पादप कोशिका की खोज करी थी। इसमें और उनके बाद जीवित कोशिका की खोज एंटोनियन लुईन हॉक ने करी थी। और इसका सिद्धांत दो महान वैज्ञानिक ने स्लाइडिन और स्वान ने इनका सिद्धांत दिया था कि हमारा शरीर जो बना हुआ है वो एक कोशिका से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हमारा शरीर, पूरा शरीर जो है वो एक कोशिका से बना हुआ है। मतलब कोशिका का बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर एक हमारा शरीर का निर्माण किया गया है। उसके बाद दुनिया की सबसे मतलब कोशिका जो होती है वो दो प्रकार से होती है, एक सबसे बड़ी और एक सबसे छोटी। सबसे छोटी जो होती है वो होता है माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा का। इसी प्रकार मानव में भी होती है। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल में जो होती है वो स्पर्म होती है, यानी कि शुक्राणु। और फीमेल में जो होती है वो होती है अंडाणु यानी कि ओवम। यहाँ तक आप क्लियर हैं? तो उसके बाद जो होती है मानव, मानव की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन होती है, यानी कि ब्रेन की कोशिका होती है, जिनकी लंबी लेंथ मतलब लंबा होता है वो ब्रेन में कोशिका पाई जाती है। और ब्रेन में कोशिका जो होती है न्यूरॉन, उसमें विभाजन नहीं होता है। और सबसे तेज विभाजन जो होता है वो लीवर में होता है। यहाँ तक के लिए वीडियो को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। उसके बाद मैंने बनाया कि कोशिका की सबसे मेन चीज जो है कोशिका, इस कोशिका का जो सारे अंग मिलकर एक कोशिका का निर्माण हो जाता है उनको कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग। और उनमें सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है कोशिका झिल्ली। क्या आ जाती है? कोशिका झिल्ली। यानी कि ये दोनों दोनों चीज में पाए जाते हैं, एक पादप और दूसरा जंतु, दोनों में उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इन दोनों में ये उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? कोशिका झिल्ली। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। प्लांट में और कोशिका झिल्ली को मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन से बना होता है। कोशिका झिल्ली होता है प्रोटीन से बना होता है। कोशिका के सभी अंगों में इस झिल्ली, ये झिल्ली रहते हैं। कोशिका के सभी अंगों में ये झिल्ली। तो इस पर इसकी भी आप पूरी वीडियो देखने के लिए आप पार्ट 1 इसका देख लें, ताकि आपको ये भी पार्ट बेहतरीन समझ आए। तो चलिए, मैंने कल पढ़ाया कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ये दो पार्ट। और उसके बाद तीसरी पार्ट जो आती है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम यहाँ पे एम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने एम लिख दिया है, एम से माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। आखिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो इसमें सूत्र कणिकाएं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? सूत्र कणिकाएं। और इनका खोज सबसे पहले अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर। यानी कि ऑक्सीजन के साथ माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे शरीर में, मतलब हमारे शरीर के कोशिकाओं में जो वो हुआ करती है, हम बाहर से ऑक्सीजन जो हम श्वास लेते हैं, इन श्वासों को वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर इस माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? इस माइटोकॉन्ड्रिया में वो चली जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एक
चेन सिस्टम, साइकिल की जो चेन होती है वो घूमते रहती है ना, तो उसी तरह वो चेन सिस्टम की काम करती है। क्या करती है? चेन सिस्टम की काम करती है। ये कौन करता है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, जहां एक चेन सिस्टम का कार्य करती है। क्या करती है? चेन सिस्टम का कार्य करती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये वहां पे, और जिसका इस सिस्टम को क्रिप्सो चेन सिस्टम की भांति ये कार्य करती है। इनका खोज क्रिप्टो नामक एक महान व्यक्ति ने किया था। कौन किया था? क्रिप्टो नामक एक महान व्यक्ति ने इनका खोज किया था। इन चैन सिस्टमों से, ये जो वहां चैन सिस्टम मतलब इस तरह से घूमते रहता है, तो इस चैन रिएक्शन से वहां पे वो चैन रिएक्शन जो होती है उनको कहते हैं केफ साइकिल। क्या कहते हैं? केफ साइकिल। जो माइटोकॉन्ड्रिया में चैन सिस्टम का कार्य करती है उनको कहते हैं क्रेप साइकिल्स। यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं बेहतरीन समझ में आएगा। ये क्रेप्सो केफ साइकिल जो है, जो चैन सिस्टम के तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में कार्य करती है, उनसे निर्माण होता है एटीपी। एटीपी क्या होता है? तो एटीपी जो होता है वो 38 एटीपी मतलब 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। 38 ओटीपी मिलकर एक ग्लूकोज ग्लूकोज समझ रहे हैं, जो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है? हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है, वो होता है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज से बन जाता है ऊर्जा, यानी कि पावर सिस्टम। हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो पावर सिस्टम मिलती है हमें कहां से? एटीपी, यानी कि इसी माइटोकॉन्ड्रिया से जो चैन सिस्टम का कार्य किया जाता है, उनसे हमें ऊर्जा का प्राप्त होती है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। इस ग्राफ चलने के एटीपी का निर्माण होता है और इनसे 38 ओटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। 38 कुल 38 एटीपी अगर जब होंगे तब एक ग्लूकोज बनेंगे, और उन्हीं ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है, यानी कि पावर। ऊर्जा मतलब पावर, यानी कि हमें पावर मिलती है। तो इस प्रकार से आपकी क्वेश्चंस बन जाएगी, यानी कि ऊर्जा गिरी किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर गिरी, पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया। शक्ति गिरी, तो शक्ति गिरी किसको कहेंगे? तो वो भी आ जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब इस प्रकार से आपकी क्वेश्चंस बन जाएगी कि पावर हाउस किसे कहते हैं, तो आपकी आंसर आएगी माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा गिरी तो माइटोकॉन्ड्रिया। शक्ति गिरी तो वो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है, ये आपकी क्वेश्चंस हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? तो क्रिप्टो चक्र। कौन सा चक्र चलेगा? क्रिप्टो चक्र। अगली सवाल आपके बन जाएगी, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को लेकर श्वसन की कार्य कौन करता है? मतलब जो हम सांस लेते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, इनका कार्य कौन करता है? तो हमारे ऑक्सीजन में मिलकर कौन कार्य करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमें बाहरी ऑक्सीजन को लेकर हीमोग्लोबिन से मिलकर ये जल जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां वो चैन सिस्टम की कार्य करती है और वहां निर्माण होता है हमारा एटीपी। इन चैन सिस्टम से हमारा एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी जो बनता है वो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण होता है, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, और वो शक्ति का मतलब ऊर्जा पावर, यानी कि वो हमें प्रदान करती है। और इन सभी से इनका जो आंतरिक मतलब ये वाला भाग जो होता है, ये जो पूरा भाग है, और इनका जो आंतरिक आंतरिक मतलब अंदर वाला भाग होता है, उनको क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपके बेहतरीन समझ में आ गई होगी। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? ये गुणसूत्र कणिकाएं होती है। क्या हो जाती है? सॉरी, सूत्र कणिकाएं क्या हो जाती है? सूत्र मतलब हमारे शरीर के एक सूत्र है, फॉर्मेट जो समझ लीजिए, ये एक कणिका है जिसका खोज अल्टमैन ने सबसे पहले किया था। कौन किया था? अल्टमैन ने किया था। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाती हैं, जहां पे चेन सिस्टम का कार्य करती है। इस चेन सिस्टम को क्रिस्टोसाइकिल कहते हैं,
और इनका खोज क्रिस्टो नामक एक महान वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसका नाम क्रिस्टो पड़ गया। ठीक है, तो इनसे क्रिस्टो पड़ गया और ये इनका खोज क्रिस्टो नामक व्यक्ति ने किया। तो इस प्रकार से आपकी क्वेश्चंस बन गई। इस क्रिस्टो चक्र चलने में एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर ऊर्जा का निर्माण ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है, यानी कि पावर मिलती है। इन प्रकार आपका ऊर्जा गृह कौन हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया और शक्ति गृह। ये 3 सवाल आप इसमें बन गया, जो हो जिसका आंसर हो जाएगा सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तक आप समझ गए। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? क्रिस्टो चक्र। उसकी अगली सवाल, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को लेकर श्वसन का कार्य कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। आंतरिक दीवार क्या है? क्रिस्टो क्रिस्टी। आंतरिक दीवार को क्या कहेंगे? क्रिस्टी। चलिए, आई होप यहाँ तक आप बेहतरीन समझ में आएगा। चलिए आप एक इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसकी अगली पार्ट जो ये आपको अगला ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी मैं तो अगली मतलब चौथी पार्ट इनकी कोशिका का चौथा भाग समझाता हूँ। इनके उम्मीद है कि मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में इनका बेहतरीन तरीके से पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे, जहां से आप डाउनलोड करके इसको बेहतरीन से समझ पाएंगे। चलिए आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इनको बेहतरीन से मैं बता सकूं। चलिए अगली चीज है गोल्जी वर्डी। यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया, अब पढ़ेंगे गोल्जी वर्डी। गोल्जी वर्डी गोल्जी वर्डी जो है ये कैमिलो गोल्जी, इसका सब खोज जो किया था कैमिलो गोल्जी। और ये हमारे कोशिका में परिवहन मतलब पूरे शरीर में परिवहन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? परिवहन। मतलब ऐसा कोई, जैसे कि हम अगर अभी बोल रहे हैं तो हमारा सबसे एनर्जी जो है, जो हमारा ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ खर्च हो रहा है? हमारे जी में। क्योंकि हम अगर खड़े हैं तो हमारे शरीर में जो पूरी कोशिका होती है, पूरी कोशिका, तो सभी में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो सभी जगह ऊर्जा का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जहाँ खर्च हो रही है तो ये परिवहन का कार्य करती है। जो कहाँ पे कितनी ऊर्जा, मतलब पूरे सभी कोशिकाओं में कहाँ कौन चीज किस चीज की कमी होती है, वो वहां जाके उसकी पूर्ति करती है। ये उस परिवहन का कार्य करती है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, हम अभी अभी खड़े हैं, तो खड़े हैं तो हमारा ऊर्जा जो है पेड़ है, तो पैर जो है तो उससे हम चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हिल डोल कर रहे हैं। यहाँ इसका मतलब है ये पूरा पैर में, दोनों पैर जो है, इन दोनों पैरों में अभी सबसे ऊर्जा जो है सबसे कम खर्च हो रही है। और सबसे कम जो खर्च हो रही है, इसका मतलब है कि वहाँ ऊर्जा का विस्थापन, यानी कि वहाँ पे जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है वहाँ पे ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? वहाँ पे ज्यादा ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, जिसके वजह से अगर हमारे जीवों पर, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो ऊर्जा निर्माण हो रहा है, ये लगातार 1 घंटे अगर पढ़ाते हैं तो ऐसे 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 जीविया करते 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 बस बस थक जाएगा। यानी कि आप अपने इस तरह का एक एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बताता हूँ। आप अगर जब कोई काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब हाथ से कर रहे, सिर्फ हाथ ही थकता है? नहीं, मतलब इस प्रकार से हमारे शरीर के जितने भी कोशिका हैं, सारे कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण होता है। और उन ऊर्जा का निर्माण जो होता है, तो हमारे शरीर में जिस भी पार्ट में वर्क होती है, वहां ऊर्जा की जिस जिस भी चीजों की आवश्यकता होती है, तो वहां पे उस चीजों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए गोल्जी बॉडी ही काम करता है। क्या करता है? गोल्जी बॉडी क्या करता है? मतलब अगर पैर में ज्यादा ऊर्जा निर्माण हो रही है और जीभ पे खर्च हो रही है, अभी जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो हमारे जीभ क्या हुआ, हम बोल रहे हैं तो हमारा ऊर्जा का सबसे ज्यादा खत्म क्या हो रहा है? हमारे जीभों पर। तो अदर जगह जितने सारे पार्ट्स हैं, वहां पे जहाँ पे ऊर्जा का ज्यादा निर्माण हो रहा है, वहां से ऊर्जा को लेकर आया और यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये उसी परिवहन का कार्य करती है गोल्जी बॉडी। तो यहाँ आप समझ गए। अगली चीज आती है रसधानियां। रसधानियां आखिर क्या होती है? रसधानियां यानी कि वैक्यूल्स। इसको इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल्स। रसधानियां को वैक्यूल्स कहते हैं। ये हमारे शरीर में जल की भांति भरी हुई रहती है। ये हमारे, जैसे कि ये एक कोशिका है और इनमें पूरे में, मतलब यहाँ इस पूरे में ये द्रव की मात्रा भरी होती है। तो आखिर आपको एक, यानी कि हमारा जो शरीर है, पूरा शरीर में 60 से 65% जल की मात्राएं होती है।
60 से 65% जल की मात्राएं होती है। जो ये रसधानियां जो जल यानी कि पानी 60 से 65% जल की मात्राएं हमारे पूरे शरीर में है। तो आप कहेंगे कि अगर कोई इंसान अगर 1 कुंटल का है तो उसके अंदर 60 से 65 लीटर पानी कहाँ है पेट में? ये तो 2 लीटर हटता है, तो ये 60 से 65 लीटर कहाँ है? तो हमारे शरीर के जितने भी कोशिका हैं सभी में ये भरा हुआ है। क्या है? सभी में भरा हुआ है। अगर कोई इंसान 1 कुंटल का है तो उसके अंदर 60 से 65% का मतलब 60 से 65 लीटर पानी उसके अंदर है। समझ गए? तो ये हमारे पूरे शरीर की पूरी कोशिकाओं के अंदर द्रव मात्रा में भरी हुई है। यहाँ आप समझ गए? जो राजधानियां क्या है? हमारे शरीर मतलब ये हाथ है, हाथ के जितने सारे कोशिका हैं। अगर कोशिका एक राजधानियां होती है, मतलब जैसे कि अगर कुछ चूम गया तो उधर से द्रव की मात्रा कुछ निकलती है। जैसे गर्मी के मौसम में आपको पानी की तरह एक पसीने निकलते रहता है। वो क्या होता है, राजधानियां जब पिघलती है, मतलब वो जब चलते रहता है, चलते चलते में क्या होता है उसकी तापमान जो, जैसे कि आपने पानी को गर्म करते हुए देखा होगा, तो पानी का गर्म करने से जो होता है वो क्या होता है, उसका वाष्पन बन के वो बाहर की ओर निकलते रहता है। तो उसमें होता क्या है कि वो बाहर की ओर जो निकलता है तो वो क्या होता है, उसका क्वथनांक जो होता है पानी का वो कम हो जाता है और वो हल्का हो जाता है, जिसके कारण वो वाष्प के रूप में बाहर आने लगता है। तो उसी प्रकार से जब शरीर के तापमान बढ़ने लगती है तो वो धीरे धीरे उसका तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है। यहाँ चलिए समझ गए। तो ये हमारा क्या हुआ, राजधानियां वो क्यों यानी कि हमारे जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 60 से 65%। इसके बाद अगली चीज जो है ये है तारक का, यानी कि सेंट्रोसोम। इसका सबसे पहले खोज जो किया था वो बावेरी नामक एक महान व्यक्ति ने इनका खोज किया था। तारक का यानी कि सेंट्रोसोम नामक जो ये सभी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन यानी कि पुनः निर्माण का कार्य करती है। कोशिका विभाजन यानी कि कोशिका विभाजन मतलब तोड़ना नहीं, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे ये इस प्रकार काम करती है, जैसे कि ये है, ऐसे करके अगर मारे तो यहाँ की एक कोशिका मर गई, तो वो मर जो गई तो वैक्यूल्स यानी कि ये जो वैक्यूल्स है ये इसके अंदर एक ऐसी, मतलब एक ऐसी एनर्जेटिक जलाने वाली, मतलब किसी भी चीज को पिघला सके ऐसी एनर्जेटिक जल होती है इनके अंदर। जो ये किसी चीज को, जैसे कि ये अगर जब कोई इसमें से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, मतलब इन सारे से जितने कोशिकाओं के अंदर होती है उनमें से अगर कोई कार्य नहीं करने लगे तो इनके पास एक ऐसा जल होता है जो अगर आपके अंदर मिल गया तो वो जला के राख कर देगी, यानी कि पिघला देगी, तो वो हो जाती है। तो ये सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका विभाजन पुराण, जैसे कि मैंने इसे मारा तो यहाँ की कोशिका एक मर गई, अगर मर गया तो वो सड़ा गला वहीं पे रह जाएगा। तो उसको जो होता है, जैसे कि कोई आदमी मर जाता है तो उनको हम हटाते हैं, तो वही हमारे शरीर में ये जो है मुर्दों को, मरी हुई कोशिकाओं को साफ सुथरे की कार्य करती है। क्या करती है, साफ सुथरे की कार्य करती है, जो सेंट्रोसोम कहते हैं, ये पुनर्निर्माण करता है। और इनका जो साफ सुथरा करता है ये रसधानियां होती है। तो जैसे कि इन सभी में कभी आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल फॉर आपको मैं बताता हूँ, लॉकडाउन टाइम जब आप बिना परमिशन का आपको घर में रहने के लिए बोला जा रहा था और अचानक से आप किसी काम से बाहर अगर निकल जाते हैं तो पुलिस वाले जो थे तो पूरा डंडा से डंगाते थे। तो पूरा जो डंगाते थे तो उसमें होता क्या था कि कहीं अगर आप ऐसे जगह पकड़ा गए जहां पे आपको पूरी सी डंडा लग गई, मतलब दे डंडा चल रहा है, तो उस तरह से होता क्या है कि अगर 2-4 डंडा लग गया तो कभी हमें जोर से लग जाती है, जिसके कारण यहाँ पे काला काला पड़ जाता है। वो काला काला पड़ने का मतलब यही होता है कि इनके अंदर जितने भी सारे चीज होते हैं ये पूरा का पूरा ही मर जाता है। क्या होता है ये, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी वैक्यूल्स यानी कि सेंट्रोसोम, इस प्रकार से जो भी होता है तो ये सारे वहां के मर जाते हैं, और मर जाने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, ये काला, मतलब यहाँ का वक बंद हो जाता है।
इस वजह से, क्योंकि यहाँ की माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और ताड़क का यानी सेंट्रोसोम जो है, जो पुनः निर्माण वहाँ कर सकता है, ये भी मर जाता है। तो मर जाने के कारण वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि अब ये तो रसधानियां तो है नहीं जो अपने आप में जाके वहां गलाएगा, तो होता क्या है, हम क्या करते हैं उनको ठीक करने के लिए आपको नॉर्मल अगर गांव क्षेत्र में या कहीं भी, तो आपको हम क्या करते हैं, गर्म पानी से लेकर उनको सेकते हैं। जैसे हम सेकते हैं तो उनकी जो वाफ होती है यानी कि गर्माहट होती है, वो बगल वाले जो कोशिकाएं ठीक होती है उन्हें उनकी प्रभाव पड़ती है। तो जैसे वो उनको प्रभाव पड़ती है तो वो झांक के देखता है, अरे बगल में क्या हो गया। जैसे अभी मान लीजिए आपके घरों में, बगल वाले घरों में हल्ला हो रही हो, तो आप क्या करते हैं, बगल से झांकते हैं कि आखिर उनके घरों में क्या हो गया। तो उसी प्रकार से जब हम गर्म पानी यानी सुषम पानी जब हम अपने उस जगह पे डालते हैं, तो बगल वाले जो कोशिकाएं होती है वो बगल वाले को झांकते हैं और झांक के देखते हैं आखिर बगल वाले को क्या हुआ। जब वो देखते हैं, यहाँ देखते हैं ओ यहाँ पे तो ये सारे मर गए हैं, वो क्या करते हैं, अपने में देख लिया कि पूरी हमारी जो सारे वर्क कर रही है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इन सारे जो कोशिकाओं के अंदर होती है वो सारे हमारे ठीक ठाक कार्य कर रहे हैं। तो उनसे जो ये रसधानियां होती है यानी कि वैक्यूल्स होती है, वो थोड़ा सा छिड़काव बगल वाले में भी करते हैं। तो उस तरह से चारों साइड का जो थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते हैं, तो वो दो चार पांच दिन में लगभग ठीक होने लगता है। तो ये वैक्यूल्स का जो वो जहरीला पानी होता है, जिससे वो इस मरी हुई कोशिकाओं का क्या करता है, उनको गला देता है, और वहां पे ये सेंट्रोसोम जो दूसरी कोशिका में पाए जाते हैं, ये थोड़ा थोड़ा मतलब बाहर भी फेंकती है। तो जिसके कारण वहां फिर से ये पुनः निर्माण का कार्य कर देती है। वहां से क्या होता है, धीरे धीरे वो कालापन हट जाता है और वो ठीक हो जाता है। आई होप यहाँ तक आप बेहतरीन समझ में आया होगा। तो हम फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। गोल्गी बॉडी, जिसका वो जिसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, और ये पूरे शरीर में परिवहन का कार्य करती है। परिवहन का कार्य यानी कि हमारे शरीर में जिस भी जगह जिस चीज की आवश्यकता होती है, यानी कि कोशिका के हर कोशिका के अंदर होती है, तो जिस कोशिका के अंदर पूरे शरीर में जहां भी जिस चीज की आवश्यकता होती है वो वहां पे पहुंचाती है, इसको क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी। समझ में आ गया। दूसरी चीज है रसधानियां, यानी कि वॉक्यूल्स। हमारे शरीर में 60 से 65% जल होती है, जिनमें एक ये रसधानियां जो होती है, इनमें एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी मृत हमारे शरीर में जो भी मतलब अनपढ़ चीज को चले जाते हैं, तो जो वहां की उसकी जो क्षमता होती है रसधानियां की, वो क्या करते हैं, जो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये हमारे जो पूरे कोशिका है, तो इन सारे चीजों में जितने सारे चीज होते हैं, वो क्या करते हैं, एक टाइम हड़ताल कर देते हैं। मतलब जब हम बहुत थका महसूस करते हैं, तो इनका मतलब अगर ठीक नहीं हो रहा है, वहां क्या वो करते हैं, तो वहां हम आराम करते हैं। तो वहां जब ये सारे लोग सारे अगर कह देते हैं कि हमें अब हम भी काम नहीं करेंगे, मैक्रो कट नहीं करता, हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, गोल्गी बॉडी, मतलब इन प्रकार से जितने सारे कोशिका के अंदर होती है, वो अगर एक टाइप से हड़ताल कर दे, तो ये राजधानियां जो होती है अपने आप को फाड़ देती है। तो जैसे फाड़ देती है, तो इस जगहों पे जितने सारे कोशिका जिस कोशिका के अंदर ये फटती है, क्योंकि कोशिका तो सब है और सब में ये सारे पाए जाते हैं, तो ये अपने आप को फाड़ देती है, तो ये कोशिका जो होती है पूरी पूरी सब कुछ इसमें मर जाती है, और ये पूरा का पूरा गल जाता है। ये बगल वाले कोशिका ये पुनः निर्माण कर लेती है, क्योंकि सभी में क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक मर गई, तो ये मर के ये जो मरा, इसके जगह खाली हो गया, तो बगल वाले कोशिका जो करती है वो पुनः निर्माण कैसे करती है, तो एक का दो बन जाती है, और एक अपने जगह पर रह लेती है, और दूसरा वो खाली जगह में चली जाती है। ये पुनः निर्माण का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम यानी कि कारक काय। यहाँ तक समझ गए। उनके बाद सबसे फास्ट यानी कि सबसे तेजी में जो हमारे शरीर के ऐसी कौन सी पार्ट है जहां पे सबसे तेजी यानी कि जल्द से जल्द विभाजन, यानी कि उनकी जो लीवर है, ये पुनः निर्माण का कार्य है, वो सबसे पहले यानी कि सबसे फास्ट में जो होती है वो लीवर में होती है। सबसे फास्ट में जो होती है वो लीवर में होती है, जहां पुनः निर्माण का कार्य बहुत ही जल्द हो जाती है। अगर आप किसी कार्य को करते हैं, तो आप जल्दी किसको कर पाते हैं, क्योंकि जहां आपको ऊर्जा शक्ति ज्यादा होती है।
तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी में वो कार्य कर लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे पुनः निर्माण यानी कि सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो लीवर में पाया जाता है। इस वजह से लीवर को अगर आप फाड़ देंगे ना तो वो अपने आप में ठीक हो सकता है और बहुत कम ही समय में वो अपने आप को पूर्ति कर लेता है, क्षतिपूर्ति क्या कहता है, क्षतिपूर्ति कर लेता है। तो कोशिका विभाजन के अधिक मात्रा में हो जाए तो अगर यह कोशिका विभाजन ये लीवर में तेजी से होता है, लेकिन यही कोशिका अगर बहुत ज्यादा मतलब अधिक मात्रा में अगर इसकी पुनः निर्माण एक ही जगह पे हो गई तो वो कैंसर का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है, कैंसर का। जी हाँ, आप सही सुने कि ये कैंसर नाम का जो बीमारी है ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे शरीर में पूरे शरीर में जो कोशिका है उनका विभाजन अगर अधिक मात्राएं में हो जाती है तो वहां क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा ट्यूमर यानी कि ब्रेन ट्यूमर, जो ब्रेन में आप अभी मैंने इससे पहले पढ़ा है कि ब्रेन में एक एक कोशिका ही पाई जाती है, लंबी कोशिका, जिसे कहते हैं हम न्यूरॉन। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, जो हमारे शरीर में क्या कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन में पाया जाता है। हमारे शरीर के इस ब्रेन में पाया जाता है न्यूरॉन कोशिका, और उसमें पुनः निर्माण का कार्य नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका सवाल होगा कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिनमें पुनः निर्माण का कार्य नहीं होता है, वो हमारा न्यूरॉन होगी। ब्रेन की कोशिका होती है लंबी कोशिका जिनमें पुनः निर्माण का कार्य नहीं होता, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन आप याद रखिए, हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन पाई जाती है, न्यूरॉन कोशिका, वो न्यूरॉन कोशिका जो होती है 90% हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन कोशिका 80% पाए जाते हैं। कितने परसेंट, 80% न्यूरॉन कोशिका पाए जाते हैं। 10% जो होती है वो 10% जो होती है वो पाया जाता है, वो सॉरी गिलेल, गिलेल नाम का एक कोशिका होती है, वो पाए जाते हैं 10%, और 10% जो बचते हैं वो अन्य कोशिकाएं पाई जाती है। यही गिलेल कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, और कभी कभी ये सेंट्रोसोम के पुनः निर्माण जो कार्य करती है, तो ये इनकी वजह से वहां पे जो होता है अधिक से अधिक मात्राओं में पुनः निर्माण का कार्य हो जाती है। जो सेंट्रोसोम होती है ये पुनः निर्माण का कार्य, कोशिका का पुनः निर्माण जो होता है वो अधिक मात्रा में हो जाती है, और हमारे ब्रेन में जो होता है ट्यूमर यानी कि ब्रेन की कैंसर हो जाती है। आप आई होप आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा कि हमारे मस्तिष्क में जो कैंसर का रूप लेती है वो एक बीमारी नहीं, बल्कि कोशिका विभाजन यानी कि पुनर्निर्माण का कार्य जो बेहतरीन से हो जाती है, यानी कि अधिक मात्रा में हो जाती है, तब जाके हमारे मस्तिष्क में जो वो कैंसर हो जाती है। लेकिन कभी कभी आप सुने होंगे कि आपको इस तरह से कहा गया होगा कि अगर ब्रेन में न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है तो अगर उसका विभाजन नहीं होता तो ब्रेन में कैंसर कैसे होता। तो ये आपको समझ में आ गया कि ब्रेन में कैंसर क्यों होता है, वो उस कोशिका की वजह से होती है। और कोशिका विभाजन कहाँ नहीं, किस कोशिकाएं में नहीं होती है, तो वो एक ब्रेन की न्यूरॉन कोशिका होती है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। यहाँ तक आप आई होप बेहतरीन समझ में आ गया होगा। अगर बेहतरीन समझ में आ गया तो सारी चीज को मैं एक ही पार्ट में नहीं समझा सकता, इसीलिए आप इसको अगर समझ गए हैं तो इसका एक स्क्रीन शॉट लीजिए। इसकी अगली पार्ट में बहुत जल्द आपको लेकर आऊंगा, और इनकी पीडीएफ आपको जरूर उपलब्ध करवा के दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छी तरह से इसको समझ लें। तो बेहतरीन अगर समझ गए हैं तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, छोटा सा कमेंट, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपके साथ मैं जरूर लेकर आऊंगा। हमारा चैनल है ऋतुराज टॉप 100, जो आपको यूट्यूब चैनल पे आर के ग्रो डिजिटल इंडिया के नाम से चल रही थी, तो उन्हें आप नाम चेंज करके ऋतुराज टॉप 100 के नाम से बना दिया गया है। तो आप आर के ग्रो डिजिटल इंडिया भी सर्च करेंगे तो आपको टॉप में मिल जाएगा। अभी आपको ऋतुराज टॉप 100 का नाम से ही इस चैनल का मिल जाएगा।
आपका इसका पार्ट 1 आप देख लेंगे और इनकी पार्ट 3 मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।